बिहार का चुनाव वैसे तो हर बार बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार इसमें एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया है, जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू नीतीश का चेहरा और पीएम मोदी के विकास को लेकर चुनावी रण में उतरी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्राओं के जरिए बिहार के वोटर को साधने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर पूरे बिहार को जगाने के नाम पर रैलियां कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिहार की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। माता सीता की स्थली पुनौरा धाम से गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले या गौ रक्षा संकल्प यात्रा की शुरुआत करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार के लोगों से अपील करनी शुरू की है। कई जिलों में वो जाकर अपील कर चुके हैं और आगे भी अपील कर रहे हैं कि वोट उसी को देना जो गौ रक्षा की बात करे। हिंदू देखकर वोट मत देना, जो हिंदू मुद्दे की बात करे उसको वोट देना। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। वहाँ जिले में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। ऐसी परिस्थिति इसलिए आ गई कि आज़ादी के पहले से ही हर नेता ने कहा था कि आज़ादी मिलते ही पहली कलम से हम गौ हत्या बंद करेंगे। आज 80 साल होने आ रहे हैं, अभी तक ये काम नहीं कर पाए नेता। हर पार्टी के नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और हमारी माँ को काट काट के बोटी बोटी करके बेचते हैं। वोट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तभी तो उनको समझ में आएगा कि हमारे वोट कट रहे हैं। हमको अब इस बारे में सजग होना चाहिए। बिना वोट कटे कैसे पता चलेगा उनको कि क्षति हो रही है? क्षति का पता चलेगा तभी ना विचार शुरू करेंगे वो। अभी तो उनको ये है कि हम तो भरमा ले जाएंगे जनता को। लोगों से यही अपील करेंगे कि गौ मतदाता बनिए और गाय के लिए मतदान करिए। देखा, वो कह रहे हैं कि वोट कटेगा और शंकराचार्य के इस ऐलान के बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ रही है तो वही आरजेडी कह रही है कि धार्मिक काम वाले लोगों को धर्म वाले काम में ही लगे रहना चाहिए। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो भरम और धर्म की राजनीति करती है उनका भरम टूट जाएगा। देखिए, धार्मिक कार्यों वाले लोगों को धर्म के ही कार्यों में लगे रहना चाहिए और समाज और राजनीतिक क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको पता है कि समाज को किस तरह की दिशा देना है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो फिर धर्म से और धर्म के आधार पर माहौल बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अभिव्यक्ति की आजादी तथा चुनाव लड़ने का अधिकार है और यही इसकी खूबसूरती भी है। ऐसे में यदि अविमुक्तेश्वरानंद जी आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको रोक किसने रखा है? यहाँ तो जनता मालिक है और उसे ही तय करना है कि वह किस उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बांधेगी। वो लड़े, बिहार की जनता उन्हें कितना प्रेम देगी समय पर उन्हें पता चल जाएगा। तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिहार की जनता शंकराचार्य जी को कितना प्रेम देगी समय पर उनको पता चल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से बात करें, लेकिन उससे पहले देखिए अड़ी के सवाल। क्या शंकराचार्य को राजनीति में आना चाहिए? शंकराचार्य अगर चुनावी मैदान में उतरे तो किसे फायदा, किसे नुकसान? अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी इस यात्रा का उद्देश्य जानना चाहेंगे। अचानक से एक धर्मगुरु चुनावी मैदान में कैसे आ गए? आपको लग रहा होगा कि अचानक से आ गए। असल में तो 78 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते। अब ये नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी। पूरा देश का जो बहुमत है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके माता के रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं की इस आवाज को, गौ भक्तों की इस आवाज को 78 साल से कोई भी सुन नहीं रहा है। तो अचानक तो नहीं कह सकते। अब आखिर किसी समय तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हम लोग निकले हैं कि अपनी सनातनी जनता को जगाएं और नेपाल में जैसा हो गया वैसा यहाँ ना हो, कोई गलत रास्ता जनता ना पकड़ ले। इसलिए उसको मतदान के माध्यम से ही अपनी जो आकांक्षा है उसको प्रकट करने का रास्ता बता दे। ये जिम्मेदारी भरा कदम है और इसीलिए निकल पड़े हैं। तो क्या आपको शंका है कि नेपाल जैसा कुछ भारत में भी हो सकता है? नहीं, नेपाल पड़ोस में है। अभी अभी वहां पर घटना हुई है
जो जनता की आकांक्षा है जब वो नहीं सुनी जाती है, शासक उसके विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, तो जनता में आक्रोश पनपता है और किसी समय उसका प्रवाह फूट पड़े तो निश्चित रूप से घटना हो जाती है। तो इस बारे में सचेत तो रहना ही चाहिए ना। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, शास्त्रों हाँ में जी। आप ज्यादा ज्ञानी हैं, शास्त्रों में सबके, सनातन में सबका अपना एक रोल तय किया गया है। शासक है वो लोक कल्याण के लिए काम करेगा और आप जैसे जो धर्मगुरु हैं वो शासक का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे वो वहां पर लोक कल्याण के लिए काम करे, कैसे शासन चलाए। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप खुद शासक बनना चाहते हैं क्या? आप खुद सत्ता पर बैठना चाहते हैं क्या? इसलिए आप आ गए हैं राजनीति में? नहीं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। बात यह है कि हमारा जो दायित्व है हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। हमारे पूर्वजों ने समय समय पर अपने दायित्व का निर्वहन भी किया है। जब शासकों का जो काम है वो गड़बड़ाने लगा, जब उनकी दिशा भटकने लगी, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अपना अपना दायित्व निभाया है। हम जो ये अभी आए हैं और जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदान के बारे में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनावी राजनीति में सीधे भाग ले रहे हैं या हम खुद जो है सांसद या विधायक बन करके मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही इस कार्य को करेंगे। तो गुरुजी, आप सारी पार्टियों के लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर होगा वो बढ़ जाएगा। जो सनातनी वोटर है, जो जिसको कहा जाता है कि ज्यादातर वो बीजेपी को वोट देते हैं, वो बढ़ जाएगा। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये हम नहीं जानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारी गौरक्षा की मांग है और वो पूरी होनी चाहिए। किसको फायदा नुकसान ये तो राजनीतिक सोचेंगे ना कि किसको फायदा है किसको नुकसान है। हम तो एक सनातन धर्मी हैं, हमें तो गौरक्षा चाहिए। और अभी आज की तिथि में भारत में सनातनी हिंदू बहुसंख्यक हैं जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी ही वोट से सरकारें बनी हुई हैं, हम हिंदुओं के वोट से, और हमारे ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को काट काट करके बेच रही हैं। उनकी यही हिम्मत, आखिर इस हिम्मत को पस्त करना पड़ेगा कि नहीं? किसी को तो आगे आकर के बोलना पड़ेगा। वो जिम्मा हमने लिया है। ये गलत हो रहा है, जो भी नेता कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, निरंतर करते चले जा रहे हैं। आखिर इस बात को गुरुजी आखिरी सवाल, कोई ना कोई तो सुनाएगा। गुरुजी एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि जो सरकारें हैं सनातनी वोटों से ही बनी हुई हैं, तो फिर ये सनातनी इनको, तो सनातनी चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, फिर इनको वोट दे क्यों रहा है गुरुजी? अगर आपकी बात, तो फिर ये वोट देता क्यों अगर वो उनकी बात नहीं मान रहे? यही हम निकले हैं बताने के लिए कि तुम जिनको भरोसा करके वोट दे रहे हो वो तुम्हारे भरोसे को छल रहे हैं। यही बताने के लिए निकले हैं। और जैसे जैसे हमारी बात आगे जा रही है, लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये हो रहा है। तो गुरुजी इसका मतलब आपकी यात्रा बीजेपी के खिलाफ है? हाँ जी, इसका मतलब आपकी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है? बात आप लोग जो चाहिए सेट कर दीजिए। हमारी यात्रा जो है गौ माता के पक्ष में है, किसी का विरोध करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग जो चाहो सेट कर दो, हमें कोई परवाह भी नहीं है। नहीं, हम तो आपसे क्योंकि पूछ रहे हैं गुरुजी, फेर में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग जो चाहो सेट कर दो। गुरुजी हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपका मत ले रहे हैं, हम कुछ सेट नहीं कर रहे। नहीं, हमारा मत ये है कि हम गौ माता के पक्ष में खड़े हैं। बीजेपी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बीजेपी अगर आज उसके पास सत्ता है, कल को रहेगी कि पता नहीं। आज उसके पास सत्ता है, आज वो कह दे। कल अगर सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उनका अभिनंदन न करें तो आप हमको फिर प्रश्न पूछिएगा। लेकिन वो गौ माता को काट काट करके बेचते रहे, उसके बाद भी शंकराचार्य इतना मजबूर नहीं है कि उसके बाद भी उनका गीत गाए। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी हमसे जुड़ने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी यहाँ पर गौ रक्षा के लिए जो वो चाह रहे हैं वो कर दे, तो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तारीफ करे, उसको अपना समर्थन दे दे। बात करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप हैं, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ऋषि मिश्रा हैं आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी हैं हमारे साथ, इस वक्त एलजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित किशोर दवे हैं, आप अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के सचिव हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में, और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से। आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। शुरुआत अरविंद वाजपेयी आपसे, सत्ताधारी गठबंधन से आप हैं।
साफ यहां पर लग रहा है कि नाराज हैं आपसे शंकराचार्य, और वो आपने जो वो उनकी मांग है, वो कह रहे हैं गौ रक्षा जो यात्रा है उनकी, गौ मतदाता संकल्प यात्रा है, वो इसलिए क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो गाय को, गौ माता को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, और इसका नुकसान आपको हो जाएगा क्या इस चुनाव में? 243 सीट पर कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट उतारेंगे अपने। अग्रवाल साहब, ऐसा है कि ये विषय हमारी पार्टी का कभी नहीं गिरा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था स्वतंत्रता देती है सभी को, कोई भी नागरिक हो कि वो अपनी पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, जनता का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये भी मान्यताएं हैं कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, दोनों को मिक्स करके नहीं देखा जाता। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं हैं। अब स्वामी जी का क्या विषय है, क्या विषय नहीं है, वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि जब नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है तो फिर धार्मिक इंसान क्यों नहीं आएगा पॉलिटिक्स में? देखिए, और ये परंपराएं नहीं है। मैं और एक चीज और क्लियर कर दूं, केवल आपकी पार्टी की बात नहीं है, आप बीजेपी के साथ सत्ताधारी गठबंधन में हैं, तो क्या उसका नुकसान हो जाएगा जो ये? देखिए, हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान से जीते हैं, संविधान पे मरते हैं, और संविधान के साथ ही सोते हैं और खाते भी हैं। हाँ। हम लोग संविधान की मान्यताओं को हमेशा सम्मान करते हैं। हाँ। उसके पीछे क्या मकसद है वो जनता सबक सिखाएगी। जनता देख रही है कि कौन सा जनता के लिए काम कर रहा है, कौन गरीबी उन्मूलन के काम कर रहा है, कौन वेलफेयर स्टेट के काम कर रहा है। राजनीति तो इसी का नाम है ना। धर्म से राजनीति को क्यों जोड़ना है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या एजेंडा है ये वो जाने, या जो लोग करना चाहते हैं ऐसा वो लोग जाने, लेकिन हमारा विश्वास ये है। जो आप पूछ रहे हैं धर्म से राजनीति को क्यों जोड़ना है, अपने लिए पूछ रहे हैं, अपने सहयोगियों के लिए भी पूछ रहे हैं ना? सभी के लिए। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के फाउंडर मैं तो ये मानता हूं कि आप एनडीए के को भी यहां पर पक्ष रखेंगे, लेकिन ठीक है। आरजेडी से ऋषि मिश्रा, ऋषि जी आपका क्या कहना है? शंकराचार्य 243 सीटों पर यहां पर अगर अपने कैंडिडेट उतार देते हैं तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? देखिए, एक चीज है, राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है। धर्म, राजनीति में धर्म खेल का कोई जगह नहीं है। ये आज का स्टैंड हमारा नहीं है, शुरुआती दौर से है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारे नेता भी यात्रा पे निकले हुए हैं, इससे पहले भी इन लोगों ने यात्रा करी थी। हमारा मुद्दा क्या है? बिहार का विकास, रोजगार। अब सुन लीजिए सर, रोजगार, सरकारी नौकरी, आम किसान उसको अच्छा रेट मिले, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ब्लॉक पर जो भ्रष्टाचार है वो, ये हमारे मुद्दे हैं। महिलाएं, ये हमारे मुद्दे हैं जिसको लेके हमारे नेता अभी यात्रा कर रहे हैं। कौन स्वामी जी जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, उससे राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस को कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे लोजपा के मित्र जो एनडीए की तरफ से आपके चैनल पर बैठे हुए हैं जी, वो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात करी कि राजनीति में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, मेरा आपसे आग्रह होगा यही चीज थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को आप लोग थोड़ा समझाएं। नहीं, लेकिन फिर अच्छा, अरे ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी को समझाएंगे उनके सहयोगी। एक सेकंड इसी में आप ही से, तो फिर ये जो नेता चुनाव आते आते मंदिर क्यों जाने लगते हैं, फिर नेता चुनाव आने आते आते फिर दरगाहों पर क्यों जाने लगते हैं, फिर इफ्तारी पार्टियां क्यों होती हैं? अगर राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये सब नेता क्यों करते हैं? फिर करें ना। मंदिर जाना, मंदिर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए गौरव भाई, मंदिर जाना पाप नहीं है, मस्जिद जाना पाप नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वोट के खातिर नहीं होना चाहिए। जब लोग तो उसका इस्तेमाल वोट के खातिर करने लगे वो गलत है। हमारा ऑब्जेक्शन, हमारा उससे पहले भी जाते रहे, वो आप ही दिखाते हैं ना, आप ही लोग दिखाते हैं कितनी बार लोग गए हैं मंदिर। हमारे नेता लालू जी के यहाँ छठ पर, होली हमेशा जाते रहे, उनके यहाँ होता रहा है। लालू जी जाते रहे हैं आपको मस्जिद में, जाते रहे हैं बाजार पर, कहाँ दिक्कत है इसमें? ये सिर्फ इलेक्शन की वक्त की बात नहीं है। सवाल है उन लोगों से देश को बचना चाहिए जो धर्म का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए करते हैं और वोट के खातिर करते हैं। उसमें हमारे लोजपा के जो मित्र हैं, उनके जो अलायंस पार्टनर हैं ना भारतीय जनता पार्टी, वो लोग भी शामिल हैं। नहीं, सब शामिल है। मैं तो आपको सिंगल आउट कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह नहीं रहा हूं कि केवल आरजेडी कर रही, मैं तो सबको कर रहा हूं। लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के जो सचिव है हमारे साथ, पंडित किशोर दवे जी, वो इसका जवाब दे। पंडित किशोर दवे जी, दो पार्टियां हैं बिहार की, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और साफ कह रही हैं कि हमें नहीं मालूम शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, सबको हक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि राजनीति और धर्म का घालमेल हो। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा?
स्पष्ट बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म न हो, इसका मतलब राजनीति में अधर्म को आने की छूट है लेकिन धर्म को नहीं है। आप अधर्म को तो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन धर्म को नहीं कर सकते। अरे अगर इस देश में आजादी का आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने यह कहा था कि पहली बात हमारी आजादी नहीं है, आजादी से भी अगर पहला मुद्दा हमारा कोई है तो गो हत्या बंदी का हमारा मुद्दा है। अगर भारत स्वतंत्र होगा तो पहली कलम से हम गो हत्या बंदी करेंगे, ये गांधी जी के शब्द थे। अगर उस समय से गाय की बात पहले से चली आ रही है, अगर ये गाय की बात पहले से न होती, नरेंद्र मोदी जी ने 2013-14 के चुनाव में 14 में ये क्यों कहा था हर जगह पर घूम के कि पिंक रिवॉल्यूशन हो रहा है, मेरा कलेजा जल रहा है, मैं ये देख नहीं सकता, ये सरकार ये कर रही है, तब तो वो ये गो हत्या बंदी के समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी मनमोहन सिंह की सरकार नहीं मान रही और गो हत्या बंदी का कानून नहीं बना रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द है, आप देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं। ठीक है। अगर आप लोग, आपकी जरूरत हो तब तो धर्म का उपयोग कर सकते हैं और जब आपको जरूरत नहीं तब धर्म नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन पंडित किशोर दवे जी अभी शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी मैंने बोला कि 70-78 सालों से मांग है, अचानक नहीं आए हैं, तो फिर ये 2014 के बाद ही आपको याद आया कि सरकारें गौरक्षा के लिए काम नहीं कर रही हैं? उससे पहले भी याद था? क्योंकि 2019 में आपने नहीं, इसलिए ये आरोप आप पे लग रहा है। सुनिए दवे जी मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। ये आरोप लग रहा है कि आप लोग शंकराचार्य जी हैं वो गुस्सा है बीजेपी से, इसीलिए 2019 में भी कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश की, कैंडिडेट नहीं खड़ा, वो उनका पर्चा खारिज हो गया। अब आप 243 सीटों पर, अभी सुनिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, 243 सीटों पर जो आप कैंडिडेट उतारेंगे उसमें वो खुद कह रहे थे कि हमें मालूम है वोट कटेगा, तो वोट कटना चाहिए तभी तो उनको समझ में आएगा। तो ये 2014 के बाद से हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, केवल बीजेपी ही इसकी दोषी है और भी पार्टियां दोषी हैं इसकी? सीधी सादी बात है कि सारी पार्टियां दोषी है। 1966 में आंदोलन हुआ और पूरी संसद को घेरा गया, मालूम है, सम्राट करपत्री जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और पूरी शंकराचार्य ने 73 दिन के उपवास किए थे। नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, शंकराचार्य, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूं, मैं सारे संत समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। उस वक्त मैं यही कह रहा हूं कि उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जब कह रहे थे कि हम ये करेंगे और उनका कलेजा जल रहा था, तो हमने सोचा कि हमारा काम तो हो ही रहा है, फिर हम क्यों उम्मीदवार खड़ा करें। तो वो आ गए सत्ता में और सत्ता में आए तब इन्हीं शंकराचार्य जी, तब वो शंकराचार्य नहीं थे लेकिन उन्होंने 17 लाख रुपए का खर्च करके उत्सव मनाया था। क्यों उत्सव मनाया? कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो अब हमारा काम हो जाएगा और गाय की बात संसद में गूंजेगी। लेकिन वो नहीं हुई। हमने 1 बार 2 बार 3 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया और 50 बार हमने पत्र लिखे, उनको मिलने के लिए डेलीगेशन भेजा, उनको जागरूक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तब जाकर हमको ये स्टैंड लेना पड़ा कि अब हमको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जो अभी शंकराचार्य जी ने बोला कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत अब पड़ी है, क्योंकि अब तक तो हम विश्वास में थे कि ये लोग करेंगे, क्योंकि यही कह रहे थे कि हम करेंगे, कह रहे थे कि पिंक। ठीक है। एक देखिए, मनीष कश्यप भी हमारे साथ हैं और मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी से हैं। प्रशांत किशोर बहुत तेजी से इस वक्त बिहार चुनाव में वो लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी जनसभाएं हम लोग देख रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। मनीष, प्रशांत किशोर जी का या आपकी पार्टी का क्या मानना है? शंकराचार्य जी के बिहार चुनाव में आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या चिंतित हैं आप लोग इससे, या आपको लगता है कि नहीं, आप जैसी पार्टियों को इसलिए फायदा हो जाएगा जो पहली बार आ रही है चुनाव में? नहीं, हम लोग चिंतित नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं शंकराचार्य जी आए बिहार में और बिहार के अस्पतालों का दौरा करें, बिहार के जो है स्कूलों का दौरा करें। बिहार में जो पलायन से जो है बिहार के लोग परेशान हैं, और अगर शंकराचार्य जी सिर्फ हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू भी पलायन से परेशान है, हिंदू भी अस्पताल में पीड़ित है, हिंदू भी जो है उनके बच्चे जो है स्कूलों में सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदू से भी ब्लॉक में जो है वो घूस लिया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के एक बार शंकराचार्य जी को जो है बिहार के अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, कॉलेजों का, स्कूलों का, ब्लॉक का दौरा करना चाहिए। और कुमार विश्वास का एक प्यारा सा लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कुमार विश्वास जी कहते हैं, यानी कहने का मतलब है राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, लेकिन राजनीति का आज के समय में कोई धर्म नहीं है। आज के समय में धर्म की राजनीति जरूर की जाती है। ये आरजेडी वाले लोग बैठे हैं, ये लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं, और बीजेपी वाले बैठे हैं, ये लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन धर्म की राजनीति के साथ अगर ये लोग शिक्षा को जो है सही कर दे बिहार में, स्वास्थ्य को सही कर दे बिहार में, और बिहार से करप्शन को दूर कर दे, तब नहीं, तो मैं कुछ और पूछ रहा हूं मनीष। ये तो आप बहुत आदर्शवादी बातें कर रहे हैं और वाकई किसी भी राज्य में
वहां की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं शंकराचार्य जी की जो मांग है इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या गौ रक्षा को लेकर, हालांकि कानून है लेकिन कह रहे हैं कि वो किसका पालन नहीं हो रहा है, तो आप मानते हैं कि इसका होना, मांग का समर्थन करते हैं आप? शंकराचार्य जी का जो मांग है, ये मांग की शुरुआत गुजरात से होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो है गायों का वध जो है वो गुजरात में ही हो रहा है, भाजपा के शासित प्रदेश में हो रहा है। और जो शेल्टर होम्स हैं, जो लोग शेल्टर होम्स चलाते हैं, उनके लोगों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है। पहला चीज। दूसरा चीज, कानून जो है नेशनल लेवल पे बन सकता है, तो ये लोकसभा चुनाव में 2029 की तैयारी करे, अभी से इंतजार करे और 2029 की तैयारी करे। बिहार में पहली बार लोग जो है धर्म से ऊपर उठ के जो है विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे वोट देने के लिए तैयार है। तो ये नए नए तरीकों से जो है बिहार को फिर से गुमराह करने का प्रयास ना किया जाए। बिहार ऑलरेडी जो है आज के समय में 35-40 साल पीछे है दूसरे राज्यों से। तो इस बार मैं शंकराचार्य जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, शंकराचार्य जी से और साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं से, आप लोग आइए बिहार। नहीं, लेकिन दो चीजें मनीष जो आपने बोली है, मैं इन दोनों को करेक्ट करना चाहूंगा। मनीष दो चीजें, फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए मनीष, फैक्ट गलत नहीं जाना चाहिए मनीष। फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा गौवध गुजरात में नहीं होता है, जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक केरल में होता है, और ये 2015-16 का एक सर्वे कह रहा है। पहली बात। और सुनिए दूसरी बात, आपने कहा कि केंद्र के स्तर पर कानून बनेगा, राज्य भी अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने बनाया हुआ है, बिहार में भी कानून है, बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1955, जिसके हिसाब से गाय बैल और बछड़े के वध पे पूरी तरह बैन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पे पालन नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार बस इसको बिल्कुल फाइलों पे धूल जमी हुई है, देख नहीं रही है, बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही है। मैं यही तो यहां पर लेकर आना चाह रहा हूं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही, दिखाइए। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऐलान पर सपा के नेता अबू आजमी का बयान आया है। गाय के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश, ये कह रहे हैं आजमी। हम भी चाहते हैं कि गाय की हत्या बंद हो, ये अबू आजमी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। सतोलेबाजी बेवकूफ़ी है भाई। ये देश जो है सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी राजस्थान नहीं है, इसमें नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, मणिपुर जाइए आप, गोवा जाइए आप, बहुत सारी जगहों पर गाय की स्लॉटरिंग हो रही है, बैल की स्लॉटरिंग हो रही है। उसको रोकना चाहिए। हम तो चाहते हैं गौ माता की स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए, हो रही है आज यहाँ पर। और इस तरह की बातें लाकर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करने की बात है और कुछ नहीं। ये क्या है जो गाय की सेवा करेगा, उसकी सेवा करेगा? ये जो लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं ना, समझो उनके हाथ वो अच्छे लोग नहीं हैं। अब महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, आप बताइए आपका क्या मत है? क्या शंकराचार्य जैसे सनातन के शिखर पुरुष को इस तरह से राजनीति में आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं वो सही कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मान। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो उन्होंने कहा वो राजनीति या धर्म की राजनीति की बात नहीं है। बात यह है कि गौ माता हमारी आत्मा है। गौ धन सब लोग इस भारतवर्ष में गौ धन का प्रयोग करते हैं, गौ का दूध पीते हैं, गौ का सभी प्रकार से उपयोग करते हैं। तो गौ धन यदि रहेगा तो भारत के लिए आज नहीं, पूर्व के आचार्यों ने भी, पूर्व के हमारे जो मतांतर में रहने वाले आचार्य, उन्होंने भी पूरे प्रयास किए, लेकिन बात उनकी सत्य है कि सभी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने धोखा किया और राजनीतिक लाभ उठा करके जिस प्रकार से राजनीतिक लाभ तो ले लिया, लेकिन किसी भी प्रकार से गौ माता की रक्षा सुरक्षा का पालन न करने का प्रयास नहीं किया। और अभी भी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं वह भी ये कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य और सभी प्रकार की। तो आप 70 साल से जो राजनीति कर रहे हैं उसमें शिक्षा स्वास्थ्य को क्यों नहीं सुधार लिया? सुधारना चाहिए था, बहुत सारे और कार्य करने चाहिए थे। यहाँ तो बात है कि देखिए शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं और हमारे परंपराओं के एक शिखर पुरुष हैं। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है कि भाई साधु संतों का भी एक मत है कि हमारे सामने गौ हत्या हो रही है, गौ मांस लोग काट रहे हैं, खा रहे हैं, और जिस प्रकार से अपना यहाँ पर सनातन को मानते भी हैं, मठ मंदिरों में जाकर। मैं शैलेशानंद महाराज जी, मैं आपकी बात में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शंकराचार्य धर्म का प्रसार करें, प्रचार करें, मार्गदर्शन करें, ये तो उनकी भूमिका है ही,
और वो ये लगातार कर भी रहे थे। गौ हत्या को बंद करवाने के प्रयास भी वो आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जिस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं अब, और जिस तरह से चुनावी मैदान में आ गए हैं, अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या इससे अब, क्योंकि वो शंकराचार्य है, उनकी गरिमा है, उनकी एक मर्यादा है, राजनीति के दलदल में आएंगे तो क्या उस मर्यादा पर, क्या उस गरिमा पर अब आरोप प्रत्यारोप होगा, उस पर उनके खिलाफ बातें होंगी, तो क्या ये उनको शोभा देगा? जो वो कहां राजनीति में आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे जो गौ पालन गौ रक्षा की बात करेंगे, वो राजनीति में नहीं, वो धर्म के आधार पर रह करके राजनीतिक के लोगों को ही राजनीति में उपस्थित कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, सच्चाई है कि जो भी हमारे गौ माता की, राष्ट्र की देश की सुरक्षा, सभी जो भारतवर्ष के नागरिक हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की बात करेगा, वही नेता इस भारतवर्ष में राज करना चाहिए। महाराज जी 243 सीट पर अपने कैंडिडेट दे रहे हैं, घूम घूम के वहां पर अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे, अपने उनका जो एजेंडा है उसके लिए बात कर रहे थे, और राजनीति होती ही क्या है। लेकिन अरविंद वाजपेयी, क्या मैं फिर से यही पूछ रहा हूं, चलिए आपकी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो जिसकी केंद्र में भी सरकार है, गठबंधन में आप लोग बिहार में भी हैं, और सनातन के नाम पर लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी को एक बड़ा चंक जाता है, और ये डेटा भी कहता है कि जो सनातनी है उनका ज्यादातर वोट, अधिकतर वोट बीजेपी को जाता है। क्या एक इतने बड़े धर्माचार्य के, मैं आपसे विश्लेषण की बात कर रहा हूं, इतने बड़े धर्माचार्य के चुनावी मैदान में आ जाने से क्या लोगों के अंदर एक यहां पर दो विकल्प वाली भावना पैदा नहीं होगी, या लोग सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि अगर ये कह रहे महाराज जी तो कुछ सही कह रहे होंगे? क्या इसका नुकसान नहीं होगा बिहार में? जो अब तक हमने समझा है इनके बयानों से, वो ये नजर आ रहा है कि इनकी नाराजगी है वर्तमान सरकार के प्रति, क्योंकि गौ हत्या पे सेंटर का कानून नहीं बना है। हाँ। उसको ये लागू करवाना चाहते हैं, और उसको लागू करवाने के लिए ये एक राजनीतिक दबाव भी बनाना चाहते हैं। तो ये इनको मुबारक हो, इसमें हम क्या जवाब देंगे? ना हम बीजेपी का पक्ष रख सकते हैं, ना इनकी वकालत कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पार्टी के तौर पे पूछ नहीं रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। हमारा पार्टी का और हमारा बड़ा साफ मानना है कि राजनीति और धर्म को गोलमोल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, राजनीति होती है समाज के उत्थान के लिए, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, समाज में कानून व्यवस्था कामयाब करने के लिए। ये हमारे विषय हैं। हमारे विषय ये नहीं है कि धर्माचार्य ने ठेका ले लिया है कि वो ही गौ हत्या की बात करेंगे। अरे गौधन है ये सनातन, हम लोग भी मानते हैं इसको, कृषि प्रधान देश है हमारा, और गौधन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, गोधन है, उनका पालन होना चाहिए। लेकिन सरकारों से काम करवाने का या मांगे मनवाने के तरीके होते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर वो आप करते तो आपकी मांगे सुनी जाएंगी। पंडित किशोर दवे जवाब दीजिए। तो आप एक मिनट, शैलेशानंद महाराज जी, पंडित किशोर दवे क्योंकि उनके आधिकारिक प्रवक्ता है तो उन्हीं को बोलने दीजिए। बोलिए किशोर दवे जी, बताइए। जहां तक बात है कि राजनीति में शंकराचार्य के आने की, शंकराचार्य जी कहीं भी राजनीति में नहीं है और राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस देश की परंपरा रही है कि शिवाजी को अगर कोई पैदा करता है तो रामदास करता है, और चाणक्य है वो चंद्रगुप्त को लेकर आता है। तो शासकों के ऊपर शासन करना वो शंकराचार्य का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए शंकराचार्य को, दवे साहब, अभी मुक्तेश्वरानंद का शिवाजी कौन है? अरे अभी तो हमको एकनाथ शिंदे मिला है, मान लो, तो एकनाथ शिंदे ने घोषित किया कि राज्य माता वहां पर घोषित हो गई है। वैसे ही अगर बिहार में कोई खड़ा हो जाए, कोई गुजरात में खड़ा हो जाए, कोई यूपी में खड़ा हो जाए, एक शुरुआत तो हो चुकी है एकनाथ शिंदे से, तो आगे भी ये बात चलेगी। और हमको हर जगह पर कहीं राज्य माता घोषित होगी तो आखिर में जाकर राष्ट्रमाता घोषित होगी। पूरे भारत में अगर सनातनियों का बहुमत है और सारी जनता अगर चाहती है तो इतने सारे स्टेट में अगर राज्य माता घोषित हो सकती है। आज 19 राज्यों में गोवंश हत्या प्रतिबंध थोड़े बड़े मायने में, छोटे मायने में लागू है। 4 राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध है, लेकिन 19 राज्यों में तो संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध न होते हुए भी थोड़ी बड़ी बहुत मात्रा में है। तो 19 राज्य अगर चाहते हैं तो बहुमत तो चाहता है कि आप सेंट्रल कानून बनाए, लेकिन सेंट्रल कानून नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, अगर ये मान लीजिए कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगी अगर कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती है तो? अरे कोई भी सरकार अभी तक मानी होती तो उनको आशा होती, अब किसी से आशा रही नहीं हमारी, कोई कहने वाला आया ही नहीं कि हम करेंगे। हमने तो पहले भी, आज से 3 साल पहले भी हमने घोषणा की थी और सारी पार्टियों को हमने पत्र भी लिखा था कि आप आइए और कहिए कि हम करेंगे तो हम आपके लिए तैयार है। शंकराचार्य जी पार्टियों के दफ्तर पे गई, आरजेडी के दफ्तर पर, बीजेपी के दफ्तर पर, कांग्रेस के दफ्तर पर। मतलब आप ये जो 3 पार्टियां बैठी है मेरे पैनल में, आरजेडी, जनसुराज और एलजेपी, इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं है आपको?
आज तक अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, इसलिए कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर वो घोषणा कर दे आज, कल हम उनके साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारा किसी से कोई छुआछूत नहीं है। सारी पार्टियां अपनी होते हुए भी जब तक वो गाय की बात नहीं करती तब उनको हम अपनी कैसे कह सकते हैं? तब तक तो आज जो गाय का नहीं है वो हमारा नहीं है, हमारी बात क्लियर है। इसलिए गाय के लिए जो खड़ा होगा उसी के लिए हम काम करने के लिए तैयार है। बताइए ऋषि मिश्रा जी। ये घोषणा कर दे कि हमारी पार्टी, ऋषि मिश्रा जी बताइए, करेंगे? गौरव जी, अच्छा होता कि आज आपके पैनल में आप देखिए, ऐसा है, मैं अपनी बात रखूंगा, अपने हिसाब से रखूंगा। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता आज आपके पैनल पे होते तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलता उसका। पिछले 11 वर्षों में मॉब लिंचिंग के नाम पे कितने लोग मारे गए हैं उसके बारे में कौन जवाब देगा? आपके एनडीए के साथी वहां पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड गौरव जी, अब मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है जी, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। कोई नहीं बोल रहा है भाई, सब शांत हैं, आप बोलिए। 2014 में मोदी जी के सरकार से पहले इंडिया वाज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन बीफ, और 2025 में हम बैठे हुए हैं, आज हम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बीफ के। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी आप अगर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के और खासकर बिहार के जो मंत्री हैं ना गिरिराज सिंह जी, केंद्र में बैठे हुए हैं, देश भर के लिए लागू कर दे, कहां दिक्कत है? कम से कम जो लोग मर रहे हैं मॉब लिंचिंग के नाम पे, आपको लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उससे तो देश बच जाएगा। क्यों नहीं कर पाते हैं ये? क्योंकि ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं कि बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना एजेंडा है, राष्ट्रीय जनता दल का हमारा एजेंडा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव का एजेंडा है। उसी एजेंडे को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं और हम लोग उसी के नाम पर वोट भी मांगेंगे। मिश्रा जी, लेकिन अगर सनातन धर्म के मानने वालों का या उनके गुरुओं का यहां पर एक प्रयास है या उनकी इच्छा है कि भाई गौ हमारे लिए पूजनीय है, उसकी रक्षा करें, तो दिक्कत है कोई इसमें? नहीं, तो फिर जाए ना, मोदी जी के पास जाए ना, भारतीय जनता पार्टी के पास जाए, केंद्र में उनकी सरकार है, सीधा उनके दरवाजे पे जाए। नहीं तो क्या आप ये मान रहे हैं कल आपकी सरकार नहीं आएगी? हो सकता है कल आपकी सरकार आ जाए। मंत्री गिरिराज सिंह जी के पास जाए, तो आपकी भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के पास जाए। नहीं ऋषि मिश्रा जी, हो सकता है क्या आप ये मान के बैठे हैं कि बिहार चुनाव आप नहीं जीत रहे हैं? मान लीजिए जीत गए तो आप मानेंगे इनकी बात? यही क्लियर कर दीजिए ना, यही तो ये पूछ रहे हैं। यहां पे तो ऑलरेडी लागू है, बिहार सरकार में तो ऑलरेडी लागू किया हुआ है। बताइए भैया दवे जी, बिहार में तो ऑलरेडी लागू है, फिर क्यों बिहार में आप जा रहे हैं? गोवंश हत्या प्रतिबंध है, केवल 4 राज्यों में गोवंश हत्या प्रतिबंध है। उसमें एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, चौथा मध्य प्रदेश है। केवल 4 ही राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध है, बाकी छोटे बड़े मायने में कानून बने हुए हैं। बिहार की बात बताइए, वो छोड़िए, वो कह रहे हैं बिहार में तो ऑलरेडी कानून लागू है। नहीं, दवे जी सुनिए, दवे जी समय कम है, मुद्दे पर रहते हैं। वो कह रहे हैं बिहार में आप यात्रा क्यों कर रहे हैं? बिहार में तो पहले से ही एक कानून है और वो है बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट, जो कि कहता है कि 6 महीने से 2 साल की जेल और 1000 रुपए जुर्माना गौ हत्या पर। तो फिर बिहार में आप लोग क्यों घूम रहे हैं? बिहार में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं है, वो छोटी बड़ी मात्रा में है। हम संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध चाहते हैं और गाय को राज्य माता का दर्जा चाहते हैं। अगर वो राज्य माता बन जाए, उसके साथ राज्य या राष्ट्र शब्द जुड़ जाता है, तो बाद में उसका प्रोटोकॉल अलग से होता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि राज्य को राज्य माता घोषित कर दिया गया, वैसे हर राज्य में और राष्ट्र में होना चाहिए। तो देखिए क्लैरिटी आ गई। अब बताइए ऋषि जी, क्लैरिटी आ गई, क्या मांग है इनकी, आप बताइए। अरे तो इनके मांग पे हम थोड़े ही पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा अपना एजेंडा है, हम उस पे लड़ रहे हैं। उनका अपना एजेंडा है, उस पे वो लड़े। ऋषि जी आप समझ नहीं रहे, मैं कहां कह रहा हूं? ऋषि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी मांग पे चुनाव लड़िए। मैं कह रहा हूं कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो क्या इनकी मांगे मानेगी? मैं हाँ या ना? क्यों मानेंगे? ऐसे थोड़ी माना जाता है। आपके स्टूडियो में बैठकर कोई भी कुछ बोल देगा। हाँ, शिक्षा के बारे में बात करें ना भाई, एजुकेशन के बारे में बात करें ना, हम उसके बारे में बात करने को तैयार हैं। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म आपके लिए गौ माता हमारे लिए भी है ना, गौ माता सिर्फ इनके लिए नहीं है। तो कानून बनाने में क्या तकलीफ है? अगर गौ माता हमारी माता है
चाहे मोदी जी हो, तो फिर चाहे बनाइए ना। तो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, लेकिन वो कहे ना कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। क्या दिक्कत है? वो कह रहे अगर हैं क्यों आपकी माने? माता है तो आपको कहने में क्यों शर्म आती है? मेरी माँ को अरे माँ कहने कोई में भी मुझे शर्म क्यों कानून, आएगी? कोई भी तो किसको शर्म आ रही है सर? हम यही कह रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर आपके प्लेटफॉर्म से घोषित होना चाहिए, पार्टी के लेवल से। हमारा सर, मैंने पहले कहा, हमारा चिंता यहाँ के युवा हैं, हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, शिक्षा है, अस्पताल है। ठीक है। ये हमारे देश ठीक है मनीष कश्यप, ओके ओके ओके, आपने क्लियर कर दिया क्यों मानेंगे। ठीक है मनीष, मनीष तो क्या मतलब इंसान के लिए, एक मिनट इंसान के लिए चिंतित है हम लोग, समाज के लिए चिंतित है। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं धर्म के लिए चिंता है कि नहीं, और यही सवाल मैं मनीष कश्यप से पूछूंगा। मनीष, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, धर्म के लिए चिंता ही है, पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, ये सब तो होना ही चाहिए। और आजादी के बाद से लगातार हर चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो में यही होता है। लेकिन धर्म जरूरी है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। गौ माता की रक्षा जरूरी है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं, बताइए। अरे धर्म आपके नहीं एकदम इस पे बिहार सरकार ने एक नियम बनाया है। बिहार सरकार ने इस पे नियम बनाया है और उस नियम का पालन जो है पूरी तरीके से होना चाहिए। अब बिहार सरकार ने ऑलरेडी नियम बना दिया है, और आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार सरकार ने नियम बनाया है। अब इस पे केंद्र को सोचना है। केंद्र सरकार, जो उसके नेता जो है धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग नियम बना दे। नहीं मनीष आप समझे नहीं। मनीष स्टैंड पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपका क्या। सत्ताधारी पार्टी का तो स्टैंड साफ है, वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम आ गए। आपका जो स्टैंड क्या है? अगर आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में आप शामिल होते हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? इनकी मांगे मानेंगे नहीं मानेंगे, ये पूछ रहे हैं वो। हम लोगों का क्लियर स्टैंड है कि हम लोग जो है बिहार को कानून से चलाएंगे, और ऑलरेडी इस पे कानून बना हुआ है। जानवरों के या गाय के प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं उनकी मांग कुछ और है, कह रहे हैं राजमाता घोषित करिए। ऑलरेडी कानून बना है, वो कह रहे हैं राजमाता घोषित करिए। पहले से बना है, और हम उस कानून को जो है मानेंगे। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, उस कानून को मानेंगे। और रही बात गाय की सुरक्षा की, तो जो बिहार सरकार का कानून है, उस कानून को जो है हम लोग लागू करेंगे, जो लागू है ऑलरेडी लागू। बात सुरक्षा से कहीं आगे, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है, समय खत्म हो चुका है। मनीष भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनीष भाई, समय खत्म हो चुका है।